Good morning, students. In our last class, we have studied the Wheatstone Bridge, right? And as well as the meter bridge that worked on the principle of Wheatstone Bridge. Now, today we are going to start with our next topic, that is some of the basic terminologies or some of the basic definitions we are going to read here. First one given to us is ohmic and non-ohmic circuits. Okay, so what do we mean by the term ohmic and non-ohmic circuits, or which circuits are said to be the ohmic circuits, और कौन से circuits को हम non-ohmic circuits बोलेंगे? All these things we are going to discuss here. Okay, so ohmic, as its name suggests, the circuits which obeys the Ohm's law are called as the ohmic circuits, while the circuits which do not obey the Ohm's law are called as non-ohmic circuit, right? So ohmic circuits वो जो कि Ohm's law को follow करें. Ohm's law मतलब Ohm's law states that V is proportional to I. मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो करंट है वो इंक्रीज होगा, राइट? सो ओम्स लॉ का मतलब ओम्स लॉ इज V इज प्रोपोर्शनल टू I. तो हर वो डिवाइस जो इस लॉ को फॉलो करता है, मतलब जिसमें पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट इंक्रीज होता है, वो हर उस सर्किट को हम बोलेंगे ohmic circuit, right? So any of the simple circuit can be an example of ohmic circuit. हम बहुत सारे ऐसे सर्किट जानते हैं जहां पर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट? इसका एक एग्जांपल सिंपल सा हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. वहां पर हम एक डिवाइस पढ़ेंगे दैट इज पीएन जंक्शन डायोड. जब हम उसको फॉरवर्ड में ऑपरेट करते हैं तो जैसे जैसे हम V इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे I जो है वो इंक्रीज होता है, राइट? सो पीएन जंक्शन डायोड को जब हम फॉरवर्ड में ऑपरेट करेंगे तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ओमिक सर्किट. सिमिलरली अगर हम नॉन ओमिक सर्किट की बात करें, सो नॉन ओमिक सर्किट होता है वो सर्किट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो ना करें. मतलब अगर हम उन केस में अगर हम V को इंक्रीज कर रहे हैं तो I जो है वो या तो डिक्रीज हो या कांस्टेंट रहे, राइट? तो उस केस में जब V को बढ़ाने पर I नहीं बढ़ेगा, हर उस सर्किट को हम बोलेंगे नॉन ओमिक सर्किट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. सो सिंपल सी चीज, हर वो सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे दैट इज ओमिक सर्किट, और हर वो सर्किट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो ना करे दैट इज नॉन ओमिक सर्किट. नॉन ओमिक सर्किट का अगर हम एग्जांपल देखें, सो अगेन द पीएन जंक्शन डायोड, जब हम इसको रिवर्स में ऑपरेट करते हैं, बेसिकली ये क्या होता है ये हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे. अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जब हम इसको फॉरवर्ड में ऑपरेट करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट इंक्रीज होता है, दैट इज सपोज टू बी द ओमिक सर्किट. और जब हम उसको रिवर्स में ऑपरेट करते हैं तो एक पॉइंट के बाद जो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट इंक्रीज नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स. वो कंडीशन तब आती है जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स में ऑपरेट करते हैं. सो पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज एन एग्जांपल ऑफ ओमिक सर्किट, while the PN junction diode in reverse bias is an example of non-ohmic circuit, right? So I hope it must be clear to all of you. Now the next topic that we are going to study is the thermostats. So what do we mean by the thermostats? That thing we are going to study here. We all are familiar with the term thermo, right? Thermo का मतलब होता है heat. So जहां पर हमको किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस हीट के कंपैरिजन में इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़े, या हीट के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस हमको कंट्रोल करना पड़े, तो ऐसे एपरेटस को हम बोलते हैं थर्मोस्टेट, राइट? तो थर्मोस्टेट वो एपरेटस हम बोल सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हीट पर डिपेंड करता है. इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जो हमारी आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, अगर वो कुछ टेम्परेचर तक गर्म हो जाती है तो उसके बाद वो अपने आप उसमें लाइट जलना बंद हो जाती है, राइट? तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट अप हो जाएगी
तो उसके बाद जो रेजिस्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उसमें से जो करंट फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली उसमें जो डिवाइस लगा होता है दैट इज द थर्मोस्टेट्स दैट कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट। और ये किस बेसिस पर? हीट के बेसिस पर, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज गिवन एज thermostat. And it is also made up of semiconductor materials, right? What do we mean by semiconductor materials? That thing we have already discussed in our chapter 2, that is the potential and conductance, right? So thermistors are generally used in refrigerators, electric irons and ACs, okay? Now the next topic, that is superconductivity. सो हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स तो पढ़े ही हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक नई टर्म आई है दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। सो ऑब्वियसली इसके नाम से ही हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर, राइट। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि करंट को रेजिस्ट ही ना करे, करंट को फ्लो होने से नहीं रोके और पूरे करंट को फ्लो होने दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, राइट। सो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कोई सब्सटेंस हमारे पास होना अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पॉसिबल नहीं है। बट देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड कैमरलिन ओन्स, एक साइंटिस्ट थे कैमरलिन ओन्स, ही बिलोंग टू नीदरलैंड। उन्होंने ये देखा था कि कुछ सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ले जाएं, एक्सट्रीमली लो, राइट, बहुत कम टेम्परेचर पर जब हम उसको ले जाएंगे तो कुछ सब्सटेंस में ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि वो करंट को फ्लो होने से बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता है और वो पूरे करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देता है, और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। बट प्रैक्टिकली हमारे लिए इतना एक्सट्रीम लो टेम्परेचर क्रिएट करना उतना ज़्यादा इजीली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जो सुपर कंडक्टिविटी है वो अभी तक हमारे लिए रिसर्च का टॉपिक बना हुआ है फॉर द साइंटिस्ट। और अगर सुपर कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन करना इजी, मतलब पॉसिबल हो गया, तो हमारी एनर्जी क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाएगी। और हम सुपर कंडक्टिविटी की हेल्प से हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको बिना किसी लॉस के, बिना किसी हीट लॉस और बिना किसी एनर्जी लॉस के उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। So superconductivity is a very interesting topic for the scientist or for yourself also to for your research work, right? Now मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी होती है वो अराउंड 4 केल्विन और यू कैन से 4.1 केल्विन के आसपास जब हम उसको रखते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो जो मर्क्यूरी है वो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करती है। मतलब वो अपने अंदर से पूरे करंट को फ्लो होने देती है और उसको रेजिस्ट नहीं करती है, राइट। सो दिस इज अ वेरी important थिंग फॉर अस टू ऑब्टेन द सुपर कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर। अगर ये चीज पॉसिबल हो गई तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। नाउ I hope all the three terminologies or the definitions are being clear to you. Now the next topic that we are going to study is the carbon resistors. Carbon resistors, it is quite an important topic. आप लोगों ने कार्बन रेजिस्टर्स देखे होंगे, राइट। किसी भी अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उसमें रेजिस्टर्स लगे होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सो यू विल गेट द इमेज ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स and you might have seen that carbon resistors in real also, right, in the electrical components या टीवी सर्किट हो गया या और कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो उसके अंदर ये रेजिस्टर्स लगे होते हैं। सो बेसिकली एज इट्स नेम सजेस्ट दैट दीज आर द रेजिस्टर्स। तो इनका काम क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर करना, राइट। सो इसमें कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं, राइट। वो कलर की जो कोडिंग होती है वो बेसिकली हमको क्या बताती है कि किसी भी कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। सो इट इज ये जो कलर की कोडिंग होती है उसका एक प्रॉपर स्केल होती है। मतलब हर एक कलर का एक
अपना मतलब होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन रेजिस्टर क्या होता है और कैसा दिखता है। एक कार्बन रेजिस्टर नॉर्मली लुक्स लाइक दिस। अगर आप उसको गूगल करेंगे सो यू विल गेट द इमेज ऑफ कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर जो होता है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमको 3 अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स दिखती हैं, राइट। और कुछ कुछ कार्बन रेजिस्टर में ये चौथी स्ट्रिप भी होती है जो कि इन 3 स्ट्रिप से थोड़ी सी दूर होती है। ओके, ये जो दूर वाली स्ट्रिप, ये वाली जो है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फोर्थ वाली ये 3 स्ट्रिप जो है वो हर कार्बन रेजिस्टर में होती है, लेकिन ये जो फोर्थ वाली स्ट्रिप है वो कुछ ही कार्बन रेजिस्टर में होती है, हर एक कार्बन रेजिस्टर में नहीं होती है, राइट। और ये चारों जो स्ट्रिप्स हैं इनका अपना अपना एक कलर होता है और हर एक कलर का एक अपना मतलब होता है, राइट। मतलब हर एक कलर का एक कोड होता है। क्या कोड होता है और उन हर एक कलर से हम क्या समझते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, राइट। यहाँ पर हमारे पास 4 स्ट्रिप्स होती हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कलर का कोड क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कलर्स लिख लिए। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे नंबर्स कि कौन सा कलर किस नंबर को बिलोंग करता है। उसके बाद मल्टीप्लायर और फिर देन लास्ट में आ जाता है टॉलरेंस। मल्टीप्लायर और लास्ट में आ जाएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितना % किसी रेजिस्टर में एरर आ सकता है। अभी सब कुछ समझेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला कलर होता है ब्लैक। एक्चुअली इन कलर्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। इन कलर्स के ऑर्डर को याद रखने की हमारे पास एक ट्रिक होती है। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। यहाँ से सबसे पहला हमारे पास कलर हो गया ब्लैक, देन ब्राउन, B, then R is for red, O that is orange, Y that is yellow। अब ये वाला ऑफ जो है वो हमको नेग्लेक्ट कर देना है, राइट। इस O से कोई भी कलर नहीं है यहाँ पे। देन ग्रेट का G इज फॉर ग्रीन, ब्रिटेन का ब्लू, ब्रिटेन का B से ब्लू। देन H हम नेग्लेक्ट कर देंगे अगेन। V से हमारे पास आ जाएगा वायलेट, G से ग्रे, W से व्हाइट। तो यहाँ हमारे पास 10 कलर हो गए, 3 3 6 7 8 9 और एक 10। देन दिस G एंड S। G का मतलब होता है गोल्ड और S का मतलब होता है सिल्वर। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा, आई विल एक्सप्लेन इट। हमारे पास एक सेंटेंस, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। यहाँ पे हर एक कलर का हमारे पास एक मतलब है, दैट इज ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट और लास्ट में गोल्ड और सिल्वर। हर एक कलर का एक पर्टिकुलर मतलब होता है, ओके। और ये सारे जो कलर्स हैं हमको इसी सीक्वेंस में लिखने हैं, क्योंकि ये जो कलर्स हैं वो इन नंबर्स को बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये जो कलर्स हैं ये इन नंबर्स को बिलोंग करते हैं, दैट इज 0 से लेकर 9 तक। और इन्हीं का मल्टीप्लायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। मल्टीप्लायर में हमको कुछ नहीं करना है, इन सबको 10 की पावर में लिख देना है और कुछ नहीं, राइट। सो वी हैव जस्ट नोटेड इट एज इट इज, ओके। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। यहाँ तक हमने कलर्स लिख लिए, उनको वो किस नंबर को बिलोंग करते हैं वो याद कर लिया, मल्टीप्लायर याद कर लिया।
अब टॉलरेंस इनमें से किसी का नहीं होता है। टॉलरेंस के लिए हमको सिर्फ, और यहाँ पे इनका नंबर और मल्टीप्लायर नहीं आएगा। गोल्ड और सिल्वर किसी भी नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं। गोल्ड और सिल्वर का मतलब जो होता है वो बेसिकली हमको सिर्फ टॉलरेंस बताना होता है। गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±5% और सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±10%। आई होप इट मस्ट बी विजिबल टू यू। सो अगर ये जो फोर्थ वाली रिंग है अगर ये गोल्डन कलर की है तो इसका मतलब उस रेजिस्टर का टॉलरेंस कितना है 5%। और अगर वो सिल्वर कलर की है तो इसका मतलब उसका टॉलरेंस कितना है 10%। और मैंने बताया था कि कुछ कुछ में जो फोर्थ रिंग है वो नहीं होती है, तो ऐसे रेजिस्टर जिनमें ये फोर्थ रिंग नहीं है उनका टॉलरेंस हो जाएगा ±20%। यहाँ पे टॉलरेंस का मतलब आप समझ सकते हो एरर से, राइट। जब हम इन कलर कोडिंग की हेल्प से किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उसका आंसर एकदम एग्जैक्ट निकलेगा, राइट। कुछ ना कुछ एरर्स डेफिनेटली हमको मिल सकते हैं। तो क्या एरर्स हमको मिल रहे हैं उसी को हम बोलेंगे उसका टॉलरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने निकाला 100, राइट, रेजिस्टर 100 ओम, तो हो सकता है आपका आंसर 95 आए या हो सकता है 105 तक आए। तो इसका मतलब उसमें कितना टॉलरेंस है 5% का। तो 5% का टॉलरेंस है, मतलब कौन सा रिंग आएगी, गोल्ड कलर की रिंग आएगी, राइट। सो इस पर बेस्ड अब हमको किसी इन कलर्स को देखकर किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है वो समझते हैं, राइट। सो बेसिकली इसके लिए हमको 4 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 4 कलर्स हैं तो 4 डिजिट्स की जरूरत होती है। जो फर्स्ट वाला कलर है वो हमको यहाँ पर एक कलर की रिंग होगी, तो जो फर्स्ट वाला कलर है वो हमको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, राइट। सेकेंड वाला जो लाइन है वो हमको सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। जो थर्ड वाला फिगर लाइन है वो हमको मल्टीप्लायर बताती है, और जो फोर्थ वाली लाइन है वो हमको टॉलरेंस बताती है, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि जो फोर्थ वाली लाइन है या तो वो गोल्डन कलर की होगी या सिल्वर कलर की होगी या नहीं होगी। गोल्डन है तो टॉलरेंस 5%, सिल्वर है तो टॉलरेंस 10%, और अगर वो रिंग है ही नहीं तो उसका टॉलरेंस कितना 20%। दिस मस्ट बी क्लियर। सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। हमने मान लिया कि ये जो पहली वाली रिंग है वो रेड कलर की, सेकेंड वाली ब्लू कलर की, थर्ड वाली ब्लैक कलर की, और फोर्थ वाली मान लेते हैं गोल्ड कलर की या गोल्डन कलर की। सो रेड के लिए हमने देखा कौन से कलर को कौन से नंबर को बिलोंग कर रहा है 2। देन हमने देखा ब्लू किसको बिलोंग कर रहा है 6 इनटू थर्ड वाला नंबर मल्टीप्लायर बता रहा है, तो मल्टीप्लायर ब्लैक मतलब 10 की पावर 0 प्लस माइनस टॉलरेंस कितना गोल्डन के लिए 5%। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टर होगा जिसमें ये सारे कलर्स होंगे उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे 10 की पावर 0 है, इसका मतलब 1, सो 26 प्लस माइनस 5%। सो दिस विल बी द आवर आंसर। तो हमने क्या किया, सिंपली कलर्स को देखकर उसका रेजिस्टेंस बता दिया, राइट। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। कोई भी कलर हम अपने मन से लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे व्हाइट कलर हो, दिस मस्ट बी ग्रे, देन वायलेट, और उसके बाद में रेड, सॉरी लास्ट वाला हमने मान लिया सिल्वर। तो व्हाइट के लिए हमने चेक किया 9, ग्रे के लिए हमने चेक किया 8 इनटू वायलेट के लिए हमने देखा 7, सो 10 टू द पावर 7 प्लस माइनस सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10%, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 10% हियर। सो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 98 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस माइनस 10% ओम, राइट। अब इस वाला जो कार्बन रेजिस्टर है उसका टॉलरेंस होगा 10%, मतलब वो 10% ज़्यादा या 10% कम रीडिंग्स हमको दे सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बन रेजिस्टर में इन कलर्स को देखकर बता सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, राइट।
अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें ये फोर्थ रिंग है ही नहीं, राइट, केवल 3 रिंग्स हैं। एक को मान लेते हैं ऑरेंज, ब्लू एंड ब्लैक। सो ऑरेंज के लिए आपने देखा 3, ब्लू के लिए आपने देखा 6 इंटू 10 टू द पावर, ब्लैक का कलर 0। सो इंटू फोर्थ रिंग नहीं है, इसका मतलब टॉलरेंस कितना 20%। सो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 20% ओम। सो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द कार्बन रेजिस्टर्स, राइट। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। इसके लिए सिर्फ हमको ये टेबल याद होनी चाहिए, और उस टेबल को याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन, राइट। अब ये हमने न्यूमेरिकल्स देखे कि जब हमको कलर्स पता हो और हमको रेजिस्टेंस निकालना है। इसी के जस्ट उल्टे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि आपको किसी का रेजिस्टेंस दे देंगे और आपसे उसके कलर का ऑर्डर्स पूछ लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है ये, और हमसे पूछ लिया कि कलर की कोडिंग्स बताइए, राइट। तो इस केस में जो कलर की कोडिंग है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाला नंबर 7 है तो हमने चेक किया 7 के लिए कलर आ जाएगा वायलेट। देन 8 के लिए कलर आ गया ग्रे। देन 9 का मतलब हो गया वाइट। 20% टॉलरेंस मतलब नो रिंग, तो चौथी वाली रिंग नहीं रहेगी, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नो रिंग हियर, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस हमको दिया हो तो हम उसकी कलर का ग्रुप भी, कलर का ऑर्डर्स, करेक्ट ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज 90 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 5%। तो हमने चेक किया इन दैट लिस्ट 9 का मतलब व्हाइट, तो आई हैव रिटन व्हाइट हियर। 0 का मतलब ब्लैक, तो व्हाइट ब्लैक। 4 इज येलो, सो आई हैव रिटन येलो हियर। 5% गोल्ड का होता है, सो आई हैव रिटन गोल्ड हियर। सो सिंपल सी चीज है, आपको अगर ये टेबल याद है तो यू कैन इजीली डू द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द कार्बन कलर कोडिंग्स, राइट। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है सो 1 और 2 न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। So if you just learn this table, then you'll be easily able to solve the questions that are based on this topic, okay. Hence our chapter is completed now. In our next class we are going to start our next chapter. So that's all for today's class. Thank you.